बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे आकलन और सन्निकटन की। फिर क्लास 7 में लाभ और हानि रिवीजन करेंगे और क्लास 8 में समझेंगे समलंब का क्षेत्रफल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम सीखेंगे आकलन यानी एस्टिमेशन और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। कई स्थितियों में हम चीजों की गिनती कर संख्या पता करते हैं। इसी तरह कई स्थितियों में हम किसी नियम के समझ से संख्या पता करते हैं। वे सभी संख्याएं जो गणना करके या किसी नियम के आधार पर पता की जा सकती है पूर्णतया सटीक संख्याएं यानी एग्जैक्ट नंबर्स होती है। कई स्थितियों में हमें ठीक संख्या नहीं पता होती। ऐसे समय हम एक मोटा अनुमान यानी रफ एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे आने वाले मेहमानों की संख्या, खेत की बुआई के लिए आवश्यक बीज, बुआई के लिए लगने वाला समय इत्यादि। किसी संख्या का मोटा या कच्चा अनुमान यानी रफ गेस कहलाता है आकलन यानी एस्टिमेशन। क्या परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे इसका अनुमान भी आकलन ही है? सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। सोचने पर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे इसका अनुमान भी आकलन यानी एस्टिमेशन ही है। इसी तरह व्यवहारिक जीवन में हम कई बार संख्या से मिलती जुलती आसान संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे भले ही आप घर पर 9:03 पर आए हो, लेकिन किसी को बताने के लिए 9 ही बताते हो। किसी गांव और शहर में दूरी भले ही 2 किलोमीटर 115 मीटर हो, लेकिन बताते समय 2 किलोमीटर ही बताते हो। इस तरह से किसी संख्या को उसके निकटतम संख्या के रूप में व्यक्त करना सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे पाएंगे? विचार करें। आइए अब समझे सन्निकटन कैसे किया जाता है। इसे हम निकटतम दहाई तक आकलन से समझेंगे। निकटतम दहाई तक आकलन करते समय अंतिम अंक पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 4 तक कोई संख्या बनाता है, जैसे यहाँ 2, तो यह संख्या 10 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर आकलन करें। अगर यह अंक 6 से 9 तक कोई संख्या बनाते हैं, जैसे यहाँ 8, तो यह संख्या 0 की तुलना में 10 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर अंतिम अंक 5 हो, जैसे 15 में, तो आमतौर पर दी संख्या का आने वाला दहाई में ही आकलन किया जाता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 रखकर और दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाकर। तो इस तरह से आज हमने सीखा आकलन और सन्निकटन। अगले वीडियो में इसे हम उदाहरणों में विस्तार से सीखेंगे। आज हम देखेंगे संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और हजार तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण।
निम्नलिखित संख्याओं का सैकड़े और हजार तक सन्निकटन करें। निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन करते समय अंतिम 2 अंकों पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 49 तक कोई संख्या बनाते हैं तो यह संख्या 100 की तुलना में शून्य के ज्यादा करीब होगी, इसलिए इनके स्थान पर शून्य लिखकर सन्निकटन करें। इसी तरह निकटतम 1000 तक सन्निकटन करते समय अंतिम 3 अंकों पर विचार करें। 1 से 499 तक संख्या बनती होगी तो इनकी जगह शून्य लिखें, और 500 से 999 तक संख्या बनती होगी तो इनके स्थान पर शून्य रखकर 1000 का अंक 1 से बढ़ाएं। अगला उदाहरण, रमन को अपने शिक्षक के लिए एक उपहार खरीदना है। उपहार का मूल्य है 215 रुपए। उसके पास 164 रुपए है। अगर उसके पापा उसे 57 रुपए देते हैं तो क्या उसके पास उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि हो जाएगी? आकलन से पता कीजिए। रमन के पैसों को पापा के दिए पैसों के साथ मिलाकर हल 221 प्राप्त किया जा सकता है और इसकी तुलना उपहार के मूल्य के साथ कर धनराशि पर्याप्त है या नहीं पता किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने की यहाँ जरूरत नहीं। एक कच्चे या रफ अनुमान से समय भी बचता है और तुलना करने का काम भी हो जाता है। इसलिए हम परिणाम का निकटतम मान प्राप्त करेंगे। जब भी योग या व्यवकलन की संक्रिया हो तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ 57 छोटी संख्या है। फिर उस संख्या का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। 57 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है। फिर दोनों संख्याओं को इस स्थान तक सन्निकटन कर उन पर संक्रिया करें। 164 का दहाई तक सन्निकटन 160 है और 57 का 60। इनका योग 220 है जो 215 से ज्यादा है, इसलिए उसके पास पर्याप्त धनराशि हो जाएगी। सही हल के पास होने के कारण यह आकलन अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी की मात्रा भी अधिक है। क्या यह सैकड़े या 1000 तक भी आकलन करके काम हो सकता था? विचार करें। नहीं, सैकड़े या 1000 के आकलन में परिशुद्धता कम प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संक्रिया का आकलन कीजिए। 53 गुना 287। गुणा का आकलन करते समय पहले गुणा किए जाने वाली दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। यहाँ 53 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है और 287 में सबसे बड़ा 100 का स्थान है। फिर संबंधित संख्याओं को उनके बड़े स्थानों तक सन्निकटित करें। 53 को दहाई तक सन्निकटित कर 50 यह संख्या प्राप्त होगी और 287 को 100 तक सन्निकटित कर 300 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर सन्निकटित संख्याओं का गुना करें। इससे अनुमानित हल प्राप्त होगा 15,000, जो कि अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता की मात्रा भी अधिक है। आज हमने देखा संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और 1000 तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रिया और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 12,748 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित कीजिए। कई बार यह समझ बन जाती है कि 1000 के स्थान तक पहुंचने के लिए हमेशा इकाई, दहाई और 100 के स्थानों पर शून्य रखा जाता है। यह गलत समझ है। सही समझ है अंतिम 3 अंक 748 संख्या बनाते हैं जो 1000 के करीब है, इसलिए इन्हें शून्य किया जाता है और 1000 के स्थान के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। यहाँ एक और गलती हो जाती है कि अंतिम 3 अंकों को शून्य किया जाता है, लेकिन 1000 के स्थान का अंक 1 से बढ़ाया नहीं जाता। इसी तरह कभी कभी 1000 के स्थान का अंक तो बढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे स्थानों के अंकों को शून्य नहीं किया जाता। मिथ्या धारणा 2, 1487 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें। कई बार यह समझ बन जाती है कि
हल प्राप्त करने के लिए पहले निकटतम दहाई में सन्निकटन करें, फिर सैकड़े में, फिर हजार में सन्निकटित करें। यह गलत समझ है। सही समझ है, अगर अंतिम 3 अंक 1 से 499 तक की संख्या बनाते हो तो इन्हें शून्य किया जाता है। इस समझ से 1487 में अंतिम 3 अंक संख्या 487 बनाते हैं, जो शून्य के करीब है। इसलिए इनके स्थानों पर शून्य लिखकर सही जवाब प्राप्त किया जा सकता है 1000। मिथ्या धारणा 3, 81 का निकटतम दहाई तक सन्निकटन क्या होगा? कई बार यह ज्ञात होता है कि इकाई का अंक 5 या इससे ऊपर हो तो दहाई तक सन्निकटन करते समय बाएं तरफ के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। इसका विपरीत मतलब निकालकर यह भी समझा जाता है कि अगर अंक 5 से नीचे हो तो दहाई का अंक 1 से कम किया जाता है। यह एक गलत समझ है। आकलन और सन्निकटन की सही समझ न होने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। सही समझ है, अगर अंक 5 से कम हो तो इकाई का अंक 0 हो जाता है और दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए 80 सही जवाब है। इस वीडियो में आज हमने देखी सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मैं बोर हो रही हूँ। ओह, तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है। इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अब्बा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अब्बा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे?
हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना। सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते। ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि प्रतिशत में बढ़त और घटत। क्या आपने कभी सोचा है एक दुकानदार अपनी रोजी रोटी कैसे प्राप्त करता है? दुकानदार वस्तुओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता है और वह वस्तुएं कहाँ से लाता है? वह इन्हें बड़े दुकानदारों से या वस्तु बनाने वाली कंपनी से खरीदता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्रय मूल्य को संक्षेप में हम क्रमू यानी सीपी लिखते हैं। अपने दुकान में लाकर वह वस्तु को बेचता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में वीमू यानी एसपी लिखते हैं। क्या दुकानदार उसी मूल्य में वस्तु को बेचता है जिस मूल्य से उसने वस्तु को खरीदा होता है? नहीं, साधारणतः कोई भी दुकानदार प्रयास करता है कि खरीदे गए मूल्य से ज्यादा मूल्य में ही वह वस्तु को बेचे, यानी कि वह प्रयास करता है कि वस्तु के क्रय मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके साथ कुछ अतिरिक्त रुपए भी कमाता है जिसे हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। क्या हर स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है? सोचिए। सही सोचा, यह हर स्थिति में संभव नहीं। जैसे अगर कोई दुकानदार आईने बनाने वाली एक कंपनी से कुछ आईने खरीदता है, लेकिन दुकान में लाते समय इनमें से कुछ आईने का कांच खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन उसे ऐसे आईने क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे हानि उठानी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तब हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। अब मान लीजिए अमर ने 50 रुपए में एक फोटो फ्रेम खरीदी और उसने उसे अपने दोस्त को 55 रुपए में बेच दिया। लीना ने भी उसी प्रकार की एक फोटो फ्रेम 40 रुपए में खरीदी और उसने भी इसे किसी व्यक्ति को 45 रुपए में बेच दिया। तो बताइए किसे ज्यादा लाभ हुआ? अमर के लिए लाभ बराबर 55 रुपए ऋण 50 रुपए बराबर 5 रुपए। इसी तरह लीना के लिए लाभ बराबर 45 रुपए ऋण 40 रुपए बराबर 5 रुपए। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर लाभ हुआ है? सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भले ही दोनों को 5 रुपए का लाभ हुआ है,
पर अमर को 50 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए लाभ हुआ है, जबकि लीना को 40 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए का लाभ हुआ है। चूंकि दोनों के लिए क्रय मूल्य समान नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि अमर को ज्यादा लाभ हुआ है या लीना को? पता करने का एक तरीका है कि हम लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करें। हम जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसलिए अमर के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/50 गुणा 100 बराबर 10, यानी कि अमर को क्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ है। और लीना के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/40 गुणा 100 बराबर 12.5, यानी कि लीना को क्रय मूल्य पर 12.5% लाभ हुआ है। अब बताइए किसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि 12.5% 10% से ज्यादा है, इसलिए लीना को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम हानि को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर अमर ने 50 रुपए की फोटो फ्रेम 42 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती, यानी कि इस स्थिति में अमर को क्रय मूल्य 50 रुपए पर 8 रुपए की हानि होगी। चूंकि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम उसे 100 से गुणा करते हैं, इसलिए अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रहे, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त की जाती है। इस तरह से अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/50 गुणा 100 बराबर 16। इसे ही हम कह सकते हैं कि अमर को क्रय मूल्य पर 16% हानि हुई है। इसी तरह अगर लीना ने 40 रुपए की फोटो फ्रेम 32 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती। इसलिए लीना के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/40 गुणा 100 बराबर 20, या हम कहेंगे लीना को क्रय मूल्य पर 20% हानि हुई है। अब यहाँ 20% 16% से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीना को अमर से ज्यादा हानि हुई है। इस तरह लाभ या हानि को प्रतिशत में व्यक्त करने से हम लाभ या हानि को आसानी से समझ सकते हैं और इनकी तुलना भी सही प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए प्रतिशत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझें। किसी राशि का बढ़ना या घटना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। जैसे मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम राशि के बढ़ने का प्रतिशत इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। बढ़त बराबर 62 रुपए ऋण 60 रुपए बराबर 2 रुपए, और प्रारंभिक राशि 60 रुपए है, इसलिए बढ़ने का प्रतिशत बराबर 2/60 गुणा 100 बराबर 3 और 1/3 है। इसी तरह मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से घटकर 55 रुपए पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक राशि होगी 60 और घटत होगी 60 ऋण 55 बराबर 5 रुपए। इसलिए घटत का प्रतिशत बराबर 5/60 गुणा 100 बराबर 8 और 1/3 है। याद रहे, बढ़ने और घटने का प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक राशि पर प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने सीखा लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे लाभ और हानि के उदाहरण। एक व्यक्ति ने 12,800 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और 12% हानि से बेच दिया। पता कीजिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। टेलीविजन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 12,800 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर 12 है। इसका अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 12 रुपए की हानि होती है, यानी लॉस होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 12/100 रुपए की हानि होती है। इस तरह से कुल 12,800 रुपए पर प्राप्त हानि बराबर 12,800 रुपए गुना 12/100 बराबर 1,536 रुपए। टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य ऋण हानि या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। विक्रय मूल्य बराबर 12,800 रुपए ऋण 1,536 रुपए बराबर 11,264 रुपए। अतः टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 11,264 रुपए। अगला उदाहरण, यदि एक साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज हानि या लाभ होगा? साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 1,600 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ हानि हुई है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए ऋण 1,600 रुपए बराबर 740 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 740 बटे 2,340 गुणा 100 बराबर 31.62। यानी कि अगर साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर 31.62% हानि होगी। अगला उदाहरण, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 600 रुपए था जब दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा था। दी जानकारी के आधार पर कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए है। यह विक्रय मूल्य हमें बताता है कि दुकानदार ने कुर्सी 600 रुपए में बेची। इस मूल्य से बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हुआ है। हमें कुर्सी का क्रय मूल्य यानी दुकानदार ने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी यह पता करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 20 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरह से 20 बटे 100 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 20 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। इसे ही हम लिख सकते हैं लाभ बराबर 20% गुणा क्रय मूल्य। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य का 20% भाग लाभ है। इस तरह से अगर आपको P% लाभ दिया होगा तो इसका अर्थ होगा क्रय मूल्य का P% भाग लाभ है। इसी प्रकार अगर आपको हानि दी होगी L% तो इसका अर्थ होता है क्रय मूल्य का L% भाग हानि है। अब जैसा कि आप जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 20 बटे 100 गुना क्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य। इसे व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य। यहाँ अगर हम गुणन के वितरण गुण का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य को कोष्टक के बाहर लिखते हैं तो कोष्टक के अंदर 1/5 धन 1 रह जाएंगे। चूँकि 1/5 धन 1 बराबर 1/5 धन 5/5 बराबर 6/5 है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 6/5 गुना क्रय मूल्य है। 6/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य गुना 5/6 बराबर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना 600 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य है 500 रुपए। तो आज हमने देखा लाभ और हानि के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, एक व्यक्ति ने एक मेज 550 रुपए में खरीदी और 10% की हानि यानी लॉस पर बेच दी। मेज का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 550 रुपए और हानि है 10%, यानी कि हानि बराबर 10/100 गुना 550 रुपए
बराबर 55 रुपए। कई बार विद्यार्थी यह समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसलिए वे विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 605 रुपए। सही समझ यह है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो सकता है, जैसे यहाँ हानि हुई है। इसका अर्थ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी कि क्रय मूल्य से हानि को घटाकर विक्रय मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपए ऋण 55 रुपए बराबर 495 रुपए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2। दुकानदार ने एक किताब 80 रुपए में बेची, जिससे उसे 30 रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। कुछ बच्चे लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि वे यहाँ लाभ प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 30/80 गुणा 100 बराबर 37 और 1/2। लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी भी विक्रय मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ है कि हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमें विक्रय मूल्य पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता, तो आइए क्रय मूल्य पता करें। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर 80 रुपए ऋण 30 रुपए बराबर 50 रुपए। इस तरह से यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर 30/50 गुणा 100 बराबर 60 है, यानी कि लाभ 60% हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। इस तरह से आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। ओहो, मैं तो खेल खेल के भी थक गई। अब्बा, ओ तारा मैं बोर हो रही हूँ। ओ तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अब्बा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अब्बा।
पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अब्बा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अब्बा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ अब्बा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अब्बा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इनमें से एक चतुर्भुज, जिसे हम समलंब के नाम से जानते हैं, के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। कृतिका की बड़ी बहन ने कृतिका को इस मेज के लिए एक मेज पोश बनाने के लिए कहा है। कृतिका नहीं जानती कि उसे इस कार्य के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, परंतु कुछ समय के बाद वह इसका पता लगा लेती है। आइए देखते हैं कृतिका ने क्या किया। सबसे पहले कृतिका ने देखा कि मेज किस आकार की है। क्या आप बता सकते हैं? शाबाश, यह एक समलंब है। वह जानती है कि आवश्यक कपड़े की माप ज्ञात करने के लिए उसे मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसके लिए कृतिका मेज के चारों कोनों को A, B, C और D से कुछ इस तरह नामांकित कर देती है। अब कृतिका समांतर भुजाओं के युग्म में छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर इस तरह लंब खींचती है और सभी मापों को चिन्हित कर देती है। वह देखती है कि लंब खींचने पर उसे एक आयत EFCD और 2 समकोण त्रिभुज DEA व CFB मिलते हैं। आयत और त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना कृतिका को भली भांति आता है, जिन्हें जोड़कर वह मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेती है और उतना ही कपड़ा मेजपोश बनाने के लिए बाजार से ले आती है।
परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हर बार किसी समलंब आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसी क्रियाकलाप को दोहराना होगा? बिल्कुल नहीं। आइए कृतिका के इस क्रियाकलाप की सहायता से किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का पता लगाते हैं। इसके लिए कृतिका द्वारा की गणना को एक बार फिर से देखते हैं। अब हम इस गणना को इस प्रकार लिख लेते हैं। चित्र से हम देख सकते हैं कि DE व CF आयत EFCD की सम्मुख भुजाएं हैं जिनकी माप बराबर होती है, इसलिए हम CF को DE लिख लेते हैं। चूंकि DE उभयनिष्ठ है, इसलिए इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब समीकरण को आगे हल करने के लिए समीकरण के इस भाग को हम 2 से गुणा व भाग करते हैं, जिसकी मदद से इस समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है। और फिर इस समीकरण को आगे हल कर सकते हैं, जिससे हमें यह परिणाम मिलता है, जिसमें DE इस समलंब की ऊंचाई तथा AB व CD समांतर भुजाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समलंब का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। इस तरह आज इस वीडियो में हमने किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यह है अमित। वह एक गमले का चित्र बनाना चाहता है जिसमें समांतर भुजाएं अनुपात 3:1 में हों। यदि चित्र का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 108 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो क्या आप गमले की समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? तो आइए गमले का चित्र कुछ इस प्रकार बनाएं। हमें समलंब यानी गमले की समांतर भुजाएं पता करनी हैं। समांतर भुजाएं 3:1 के अनुपात में हैं। मान लीजिए कि X भुजा AB और CD के मान का महत्तम समापवर्तक है, तो हम कह सकते हैं कि AB व CD की माप क्रमशः X व 3X है। गमले का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्या आपको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? शाबाश! समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समलंब की ऊंचाई गुणा समलंब की समांतर भुजाओं के माप का योगफल होता है। हमें पता है कि समांतर भुजाओं के माप क्रमशः x तथा 3x हैं, इसलिए इनका योगफल 4x होगा। दिए हुए मानों को समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर x का मान 6 मिलता है। अब क्या आप समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें AB का मान
6 सेंटीमीटर और CD का मान 18 सेंटीमीटर मिलता है। यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। आज हमने उदाहरण की मदद से समलंब की समांतर भुजाओं का मान पता करना सीखा। जब समलंब का क्षेत्रफल, ऊंचाई और समांतर भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या अवधारणाओं को जानेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा। आज हम समलंब के क्षेत्रफल से जुड़ी मिथ्या धारणा देखेंगे। अध्यापिका सोहन, सोनाली और राघव से पूछती हैं कि यदि दिखाई हुई आकृति एक समलंब है तो क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किसका जवाब सही है और क्यों? आइए देखें सोहन ने कैसे यह प्रश्न हल किया। सोहन ने समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में ऊंचाई के स्थान पर तिरछी ऊंचाई ले ली, जो गलत है। दिखाए हुए समलंब में तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। AB व CD समांतर भुजाएं हैं जिनका योगफल 36 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए इस तरह सोहन को समलंब का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है, जो कि गलत उत्तर है। आइए अब सोनाली के तरीके को समझें। सोनाली को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मालूम था और उसने यही सूत्र समलंब के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया और कुछ इस प्रकार गणना की। इस तरह सोनाली को समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर मिला, जो कि गलत उत्तर है। चलिए अब राघव का तरीका देखें। राघव ने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया। फिर जरूरी मानों जैसे कि ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग का मान ज्ञात किया और समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त करता है, जो कि सही उत्तर है। तो इस तरह आज हमने देखा कि किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय अक्सर क्या मिथ्या धारणाएं हो सकती हैं। अध्यापक भी कक्षा में इसी प्रकार विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण कर सकते हैं। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है।
जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।